हाँ, सो हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2। ओके, कल्चरल हेरिटेज। और कल्चरल हेरिटेज में भी स्पेसिफिकली हम कौन सा देख रहे हैं? फाइन आर्ट्स देख रहे हैं, मतलब डांस, सिंगिंग एंड ऑल। और आगे क्या देखा हमने ऑलरेडी? आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, और वो जो हम करते हैं। ओके, हाथ से जो जो चीज़ बनती है सारा ही देख लिया हमने। ओके, जो मतलब साड़ी का कुछ बुनना है, वीविंग है, क्ले बनाना, पेंटिंग है, क्ले से कोई बर्तन बनाना, यूटेंसिल, सब कुछ मतलब। ओके, कुछ भी हो, सारे हमने पर्टिकुलरली ज्वेलरी और वो रेंज में बहुत ज़्यादा देखा कि नीटिंग कुछ है, इनले वर्क कुछ है, ओके, बीडिंग है, सब कुछ हमने डिटेल में देखा। नाउ हम कहाँ पहुँचे थे? म्यूजिक पे पहुँचे। ये पेंटिंग हो गया, राइट? ओके, सो नाउ फाइन आर्ट्स, मतलब हाँ, हमारा कंप्लीट हाफ हुआ है और सेकेंड हाफ स्टार्ट करना है। सो कंप्लीट हाफ हमारा हो गया है। नाउ जो हमारे चैप्टर का नाम ही है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें जो हमारा आर्ट्स है वो खत्म हुआ, और जो फाइन आर्ट्स है, ओके, हैंडीक्राफ्ट्स वाला पार्ट खत्म हुआ, और जो फाइन आर्ट्स है मतलब अब इसमें तुम हाथ से कुछ बना नहीं रहे हो। ओके, इसमें कलाएं है, कलाएं इन द सेंस कि भाई सिंगिंग है, कुछ पर्टिकुलरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो वो बजाना है, ओके, डांस है, तो उसके बारे में हमें ये सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर में देखना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, सिंगिंग आ जाता है उसमें, प्लेइंग आ जाता है। प्लेइंग इन द सेंस खेलना नहीं, वही बजाना, उसको बोलते हैं प्लेइंग। ओके, तो मतलब जैसे हारमोनियम, कैशियो, तबला, ओके, गिटार, सारंग, कितना कुछ सारे, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, अभी हमें सब देखने हैं। ये देखो, ओके, रुद्र वीणा है एंड ऑल, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसको जो बजाने का बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्ले। ओके, सो उसको बोलते हैं प्लेइंग। देन डांसिंग भी देखना है हमें। परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब डिफरेंट जो पर्टिकुलरली जो पहले हो गए हैं हिस्ट्री में, ओके, कैरेक्टर्स, उनके बारे में हमें रोल परफॉर्म करने, जस्ट लाइक ड्रामा एक्ट। ओके, जैसे कि रामायण में से कोई कैरेक्टर्स उठा ले और पर्टिकुलर एक्ट करे, महाभारत के कैरेक्टर्स का एक्ट करे, कृष्ण जी और से गोपियों जी, कृष्ण गोपियों का जो रास लीला है उसका एक्ट करे, कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं वो दिखाए थ्रू देयर डांस, थ्रू देयर सिंगिंग, लाइक दैट। ओके, तो ये सारा ही उसमें आ जाएगा। तो ये सब लिखना है तुम्हें। क्या? सिंगिंग, प्लेइंग, सिंगिंग करना है, सिंगिंग करेंगे तो प्लेइंग भी आ जाएगा, साथ साथ में अब सामने डांस भी कर रहे हो और परफॉर्म भी कर रहे हो। तो परफॉर्म करना मतलब क्या? परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। Then entertainment with moral education has been imparted since ancient times through dramas based on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. तो अब क्या है? अब एंटरटेनमेंट विथ मोरल एजुकेशन। हमारे जो रामायण है, हमारे महाभारत है, ये दो हमारे दो महाकाव्य है। ओके, उसके बेस पे सालों से बहुत ही ज़्यादा ड्रामाज हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा नुक्कड़ नाटक हम बोलते हैं ना, वो हुए हैं। फेयर्स में ऐसे ड्रामाज होते रहते हैं। ओके, वैसे जैसे अभी हम सिनेमा की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हुई है, सीरियल्स ऐसी बहुत सारी बन चुकी है, बुक्स ऐसी बहुत सारी लिखी जा चुकी है, किसके ऊपर? और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कि डांस है तो कोई डांस का फॉर्म कर रहा है, जैसे से शिवजी तांडव नृत्य करते हैं, तो तांडव नृत्य शिवजी करते हैं, लेकिन किसी ने पढ़ा, देखा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करते हैं, देखा इन द सेंस पढ़ा, या फिर कुछ टीवी में देखा, उसको देख के खुद ही अब तांडव कर रहे हैं, लेकिन उसने अपना एडिशन कर दिया, थोड़ा बहुत अपना ऐड कर दिया। क्यों? जस्ट टू एंटरटेन द पीपल और से कुछ मोरल एजुकेशन देने के लिए। तो ऐसा सब सालों से, एंशिएंट टाइम से चलता है। अभी भी देखो कितना चल रहा है। जैसे अभी हमारी वो मूवी आई है अभी आदि पुरुष, तो वो रामायण के ऊपर बेस्ड है। ओके, बट अगेन इतना लंबा वो क्या बोलते स्टार्टिंग में आता है उसको कॉशनरी नोटिस आती है ना मूवी के पहले, तो वो इतनी लंबी, मे भी इससे लंबी वो नोटिस मैंने आज तक कोई मूवी में नहीं देखी। उतनी लंबी, आप बोलते ही रहते हैं कि कभी भी किसी की फीलिंग हर्ट ना हो, कुछ उल्टा सोच के कि इन्होंने ऐसा क्यों दिखाया, ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं था। वैसे बहुत सारा
कोई एनिमल के बारे में, किसी के बारे में, कोई कैरेक्टर के बारे में, पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में कि भाई ऐसे ओरिजिनल रामायण में तो नहीं था, तुम कहाँ से ले आई हो, कुछ भी नहीं बोला ही है कि सब कुछ सिर्फ थीम वो ली है कि वो थीम है कि कैसे जैसे कि कोई है जिनके बहुत ही एंशियंट आदि पुरुष मतलब एंशियंट टाइम के कोई ह्यूमन बींग्स है, उनकी वाइफ को कोई ऐसे लेके जा रहे हैं और फिर वो वापस लड़ के वॉर करके अपनी वाइफ को बचा के वापस लेकर आते हैं। लाइक दैट स्टोरी ली गई है, अपने हिसाब से एडिटिंग किया है, बट अगेन बहुत सारे लोगों ने वो समझा ही नहीं और डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा मिक्सअप कैसे कर दिया, ऐसी स्टोरी कैसे लिख दी, ऐसा तो है नहीं एंड ऑल। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ये, मतलब अब तक सैकड़ों मूवीज और वो सब बना है रामायण के ऊपर और अब तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है, जो पॉपुलर नहीं था वो भी पॉपुलर होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी हो गई इसकी वजह से। बट बहुत सालों से लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और उसको लिखते हैं। जैसे कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, ओके, तो एनसीईआरटी पढ़ी और मैं बोलूँ कि भाई एसएसटी के जो हमारा सोशल साइंस, यहाँ ध्यान देती थी, वहाँ क्या देख रहे हो, तो सोशल साइंस जो है वहाँ उसका सेकंड चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुम लोगों को उसकी नोट्स बनानी है, ओके। तुम्हारे पास एक ही रेफरेंस है क्या, एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी छापना नहीं है डायरेक्ट, तुम अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। तो मैं सब लोग को दूंगा तो सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी नोट्स बुक बनाएंगे। किसी की भी नोट्स सेम होने ही नहीं वाली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दो लोगों की नोट्स सेम हो जाए, एक्सेप्ट कि तुमने एनसीईआरटी में से डिट्टो कॉपी पेस्ट ही किया हो तो सेम हो सकता है, अदरवाइज। और उसमें भी हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी A1 क्वालिटी के हो, स्पेस भी दोनों ने एक जैसी ही रखी हुई हो, सब कुछ कॉपी ऐसा हो नहीं सकता, ओके। सबकी नोट्स अलग अलग होगी। वैसे ही सब लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंगली हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पोएम लिखते हैं, उसके बारे में मूवीज लिखते हैं, ड्रामाज लिखते हैं। वो पहले से ही सब करते आ रहे हैं। हमें कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, हमें ध्यान किस पे देना है, सीखने पर, ओके। हमें सीखने पर ध्यान देना है कि इसमें से हम क्या अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा, क्योंकि सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे ना। जैसे एनसीईआरटी है, मैं कैसे समझा हूँ, मुझे कैसे समझ में आ रहा है, मैंने कितना जो भी अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से मैंने जो नॉलेज गेन किया वो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। बट मेरे जैसा सेम ही कोई समझा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, ओके। किसी को मैं कॉपी करना चाहूँ या कोई मेरी कॉपी करना चाहे तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना एडिशन अंदर हो ही जाता है, ओके। सो दैट इज द थिंग। तो हमें वो ऑफेंसिव ना लेके उसमें से हम क्या सीख सकते हैं वैसे लेना चाहिए। तो पहले से ही हमारे जो आर्टिस्ट है वो ये काम करते जा रहे हैं, लिखा हुआ ही है ना, एंटरटेनमेंट विद मोरल एजुकेशन हैज बीन इम्पार्टेड। कब से इम्पार्ट किया गया है भाई? सिंस एंशियंट टाइम्स से उसको इम्पार्ट किया गया है। किसमें? थ्रू ड्रामाज। पहले ड्रामाज में था, सिनेमाज टीवीज के इन्वेंशन हुआ, उसके बाद सीरियल्स, मूवीज, गाने भी बनने लगे, कुछ ना कुछ बनने लगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज वो भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि नहीं तो किसी को तुम ऐसे जस्ट अभी जो सपोज तुमसे भी छोटे हो, जिन्होंने रामायण ना पढ़ी हुई हो, कुछ भी नहीं बताओ उनके हमारे कल्चर के बारे में, वो पेरेंट्स ने कुछ ना बताया हो, कुछ भी नहीं बताया ना, स्टोरियाज कुछ बताई है या कही गई है, और डायरेक्टली कोई ऐसे बोल दे कि भाई ऐसे एक सपोज मंकी थे जो इतना बड़ा जो ओशन है ना वो उड़ के गए थे, उड़कर, तैर कर नहीं उड़ कर गए थे। तो क्या बोलेगा वो बच्चा? अपने पेरेंट्स बताएंगे तो भी क्या बोलेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वही बोलेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कोई भी टाइप का साइंस कैसा है, कैसे होता है, कुछ भी ए टू जेड उसके साथ कनेक्शन उसको कुछ भी नहीं पता। तो वो क्या बोलेगा? ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक दैट। तो उसको समझ में आए, उसके छोटे दिमाग में समझ में आए, उसके हिसाब से उसके बेस का कार्टून बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऐसे कितने कार्टून भी बने हैं रामायण बेस, ओके, महाभारत बेस, रामायण बेस। तो फिर नहीं आता, अभी जैसे वो आता था, मैं भी बहुत टाइम देखा था उसको, पोगो पे छोटा भीम नहीं आता था, तो भीम के टाइम की स्टोरीज
अभी मोरल स्टोरीज, अभी ऐसा नहीं कि पूरा जो दिखा रहे हैं वो सब कुछ भीम ने ऐसे अपनी जिंदगी वैसी जी है, लेकिन मोरल स्टोरीज के छोटे बच्चों को वो समझ में आए कि अच्छा कहना क्या चाह रहे हैं। हम वहां देखने जाते हैं क्या, अरे यार भीम को कैसे ऐसे दिखाया, ऐसा थोड़ी था, वो नहीं देखते। क्यों? हम लर्निंग पे ध्यान देते हैं। तो लर्निंग पे ध्यान देंगे तो नेगेटिव पे ध्यान जाएगा ही नहीं। ओके, तो छोटे बच्चे के हिसाब से दिखाना चाहिए। अब वो छोटा भीम हम कोई बड़े को दिखाते हैं, एडल्ट को, कि भाई देखो इससे सीखो, भाई उसके लिए थोड़ा उसके लेवल का मूवी होना चाहिए, उसके लेवल का अंडरस्टैंडिंग का। जैसे यही चैप्टर है, अभी यही चैप्टर में 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को समझाने बैठो कल्चर, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, वही बोले हैं क्या है ये सब, क्या फाइन आर्ट्स बजा रहे हैं, बजाते रहो, मुझे क्यों बता रहे हो लाइक दैट। ओके, तो सब लोग अपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली परसीव करते हैं, तो वैसा ही होता है। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो मेकर्स है, जो क्रिएटर्स है, टीचर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट के दिमाग के अकॉर्डिंगली उनको समझाना चाहिए, ना कि वो जो लेवल से समझे है, उनको तो लेवल कितना ज्यादा होगा अगर बहुत ज्यादा है, बट दैट वो तो रखना ही है। एट द सेम टाइम कोई स्टूडेंट होगा जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसको और कोई लैंग्वेज में समझाओ। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, कार्टून बनाओ छोटे बच्चों के लिए, लाइक दैट। सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं। ओके, तो बात करते हैं आगे म्यूजिक की। सो इंडियन म्यूजिक इज अ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून। ओके, तो इंडियन म्यूजिक है वर्ल्ड फेमस है। क्यों? एक तो उसकी ट्यून की वजह से, उसकी जो ट्यून है उसकी वजह से, देन उसकी रिदम की वजह से। ट्यून तो अच्छी है ही, लेकिन रिदमिक है। ओके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो लय में है, जिसे बोलते हैं ना लय, दैट इज रिदम एंड हार्मोनी। तो 3 चीजें याद रखनी है किसके लिए फेमस है? ट्यून, रिदम एंड हार्मोनी। ओके, तो ये तीनों मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना ताल एंड लयबद्ध, ऐसे हिंदी और गुजराती में बोलते हैं कि कैसा कैसा म्यूजिक है, कैसा संगीत बज रहा है, एकदम सुरीला तालबद्ध लयबद्ध बज रहा है। तो ये तालबद्ध लयबद्ध को क्या बोलते हैं? ट्यून, रिदम एंड हार्मोनी। ओके, देन एंड सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये अपना म्यूजिक वर्ल्ड की बाकी जो देश है, बाकी जो कंट्रीज है, दूसरी जो कंट्रीज है, उनसे हमारा म्यूजिक अलग होता है। कौन से 3 पॉइंट की वजह से? ट्यून की वजह से, रिदम की वजह से और रिदम एंड हार्मोनी की वजह से। अंडरस्टूड? ओके, 2 बोलो या 3 बोलो, ट्यून, रिदम एंड हार्मोनी, उसको साथ बोलो या फिर 3 बोल दो, व्हाटएवर, समझ में आया? उसकी वजह से अलग है। देन सामवेद, वन आउट ऑफ द 4 वेदास। ओके, तो सामवेद, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कितने वेदास हैं? 4 वेदास है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। करेक्ट। ओके, तो ये 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ऐसे 4 वेदास है। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो 4 माउथ है, वो 4 माउथ में से एक वेदास निकला हुआ है, मतलब उन्होंने वेदास की रचना की है। क्रिएटर है ना, ब्रह्मा जी को हम क्रिएटर बोलते हैं। उनके एक्चुअली 5 शेर थे, एक शेर शिव जी ने काट दिया था जिसमें ईगो था। वो अभी वो स्टोरी पे नहीं जाएंगे, बट दैट इज कि एक मैं क्रिएटर हूँ, मैंने इतना कुछ किया, ये वो, तो ईगोइस्टिक हो गया था। तो शिव जी ने वो एक ऊपर की साइड वाला जो हेड था वो कट कर दिया, और 4 डायरेक्शन की 4 हेड थे, लाइक दैट। सो हर एक माउथ में से एक वेदास निकला हुआ है। तो जो सामवेदा है, ओके, तो सामवेदा जो 4 वेदों में से एक है, इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो म्यूजिक के साथ, सबके साथ कोई ना कोई वेदा एसोसिएटेड है। मतलब तुम्हें कोई भी टाइप का नॉलेज चाहिए, तुम्हें चाहिए कि डॉक्टर में, मतलब मेडिकल लाइन में क्या क्या है उसके बारे में तुम्हें चाहिए नॉलेज, तो 4 में से एक वेदा जो उसके रिलेटेड हो उसको पकड़ लो, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। ओके, वेदास है और उसके वेद है, 4 वेद है, उसके बाद वेदांत है, वेदास एंड वेदांत, तो वो बहुत सारे हैं। 18 मेन है, फिर 18 के बाद छोटे छोटे जो सब है वो है, जैसे कि पुराणास है, वेदास एंड पुराणास, तो वो बाद में आते हैं। मेन ये 4 वेद है। ओके, 4 वेद हम जो बोलते हैं। तो म्यूजिक के सामवेद किसके साथ कनेक्टेड है? म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के साथ जो कनेक्टेड हो वो है सामवेद। अभी म्यूजिक मतलब दोनों आ गया, म्यूजिक एंड डांस दोनों आ गया, अकेला म्यूजिक नहीं। ओके, दोनों आ गया, म्यूजिक भी और डांस भी।
रिचाज ऑफ सामवेदा आर संग विथ ट्यून एंड रिदम ऑफ द म्यूजिक। तो भाई रिचाज मतलब जो उसके श्लोकाज है, जो उसके हाइम्स है, उसको ट्यून और रिदम के साथ गाया जाता है। म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। देखा लिखा हुआ है ना, म्यूजिक में भी, मतलब मैं तो डांस की बात कर रहा था, लेकिन म्यूजिक में भी दो चीजें हैं, क्या, गाना भी हो गया और बजाना भी हो गया, सिंगिंग ऑल्सो एंड प्लेइंग ऑल्सो। ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब सारे गामा नजदीक से देखे तो ऐसे ही लिखना है। सो सारे गामा पधनी आर दी 7 वॉवेल्स ऑफ द म्यूजिक। तो ये तो बहुत बेसिक है, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछे तो आना चाहिए कि हमारे जो संगीत के 7 सुर है, या जो 7 वॉवेल्स जैसे इंग्लिश में हम वॉवेल्स बोलते हैं, ओके, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वैसे ही 7 वॉवेल्स ऑफ म्यूजिक कौन से हैं? तो भाई सारे गामा पधनी, ओके, फिर सा नी धा प म ग सारे गामा पधनी सा नी ध प म ग रे सा, ऐसा। चलो, इंडियंस म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है इंडियन म्यूजिक। एक है क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, और दूसरा है फोक म्यूजिक, दैट इज लोक संगीत। ओके, लोक संगीत मतलब बस ऐसे ही नीचे यहाँ ऐसे बाहर, पहले के टाइम की बात है, अभी तो ऐसा नहीं है, बट नहीं है ऐसे बहुत ज्यादा। अब तो सारा ही लोकगीत समझ लो, हम तो सुनते नहीं है शास्त्रीय संगीत, सुनता है कोई तुम्हें में से? ओके, वो कैसा होता है, क्या है, वो भी ज्यादा हमें पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए उसके रिसोर्सेस ही अलग होते हैं। ओके, तो हम तो जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो सारा ही फोक सॉन्ग तो नहीं कहा जाएगा। फोक सॉन्ग इन द सेंस क्या कि लोकगीत मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। ओके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, उसको लोकगीत बोलते हैं, हर लोगों को वो पता हो। जैसे कि हम गाते हैं ना कि से सारे जहाँ से अच्छा, वो लोकगीत नहीं है, वो तो हमारे नेशनल सॉन्ग है, बट वैसे गीत होने चाहिए लोक, और वो पर्टिकुलरली लोकलिटी में फेमस होते हैं। मतलब गुजरात के लोकगीत अलग होते हैं, महाराष्ट्र के लोकगीत अलग होते हैं। फिर हम बोलेंगे भाई ये भी तो लोकगीत है, तुम लोग ये गाओ ना, ये नहीं आता तुम्हें, क्या है यार तुम्हें ये नहीं आता, ऐसा नहीं, वो लोकालिटी वाइज होता है लोकगीत। ओके, सो दो है हमारे, 2 आर दी पार्ट्स ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। We have 5 main ragas in the classical music। एक मार्क में पूछा जा सकता है, कितने राग हैं? 5। ओके, इसके लिए भी स्टोरी है। क्या पता है कि जो शिवजी है, पंचमुखी शिवजी, तो शिवजी के जो 5 हेड्स है, वो 5 हेड्स में से एक हेड्स में से एक राग गाया था शिवजी ने। ओके, तो कौन से है वो 5 जो रागाज है? वो एक है श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। ओके, वैसे 2 नाम याद रख लो। क्या? एक नाम तो क्या है? श्री, दीपक, हिंडोल, दूसरा नाम है मेघ, भैरवी। तो 5 आ गए उसमें। ओके, श्रीमान, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। हिंडोल सरनेम है, ये नाम है, और ये आगे जो लगाते हैं वो श्री दीपक हिंडोल, और ये नाम है, और ये क्या है? सरनेम है मेघ, भैरवी। श्री दीपक हिंडोल, Megh Bhairavi. It is believed that all these ragas naturally came out of the Panchmukh of Lord Shiva. In ancient India, many texts were written on music, out of which introduction of 3, okay, बहुत सारे scriptures लिखे हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन उसमें से भी 3 लिए गए हैं। Introduction of 3, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात इज गिवन बिलो। तो हमें 3 जो स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में देखना है। मैनी टेक्स्ट वेयर देयर, ओके, बहुत सारी टेक्स्ट थी रिटन ऑन म्यूजिक, आउट ऑफ विच इंट्रोडक्शन ही देखना है हमें। ऐसा नहीं किया हमने अभी ये शॉर्ट नोट पढ़ ली संगीत मकरंद, तो हम संगीत मकरंद तो मुझे ऐसे ही याद है, ओ शॉर्ट नोट याद है, संगीत मकरंद तो पूरी जिंदगी चली जाएगी तब जाके समझ में आएगा। ओके, बट कहना है क्या चाह रहे हैं कि बहुत सारी टेक्स्ट लिखी गई है म्यूजिक पर, उसमें से सिर्फ 3, बहुत सारी में से कितने निकाले? सिर्फ 3, और वो 3 का भी जस्ट इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाम याद रख लेना, मकरंद, रत्नाकर, पारिजात। ओके, मकरंद, MRP याद रख लो, MRP। ओके, MRP, अच्छा याद आ गया। तो कितने पैसे हैं? 100 रुपए। MRP कितनी MRP है? तो मकरंद, रत्नाकर एंड पारिजात। ओके, चलो, हाँ બોલો। રૂટમાં આવી શકે છે ને? શું? જે આપણે પોલિનોમિયલ રૂટ, હા આવી શકે, કેમ ના આવી શકે?
चलो तो सबसे पहला देखते हैं संगीत मकरंद। ओके, MRP का M मकरंद, ये याद रखने के लिए है। वी आर नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज फीलिंग, क्योंकि ये सारे बहुत रिनोन्ड एंड पॉपुलर नेम्स हैं, तो हम तो याद रखने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं। ओके, संगीत मकरंद। अ म्यूजिक स्कॉलर नारद, कौन? नारद, नारायण नारायण, देखा है ना, दैट बहुत बड़े म्यूजिक स्कॉलर थे वो, बहुत बड़े। सो म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड रिटन संगीत मकरंद इन अबाउट 900 BC। कौन से टाइम पे? 900 BC, बिफोर क्राइस्ट के भी 900 इयर्स पहले। इट डिस्क्राइब्स 19 वीणास एंड 101 रिदम विच आर यूजफुल इवन टुडे। तो संगीत मकरंद के बारे में, संगीत मकरंद कोई बंदे का नाम नहीं है, याद रखने के लिए मैंने बताया, वो स्क्रिप्चर का नाम है। किसका नाम है? क्या बोलते, स्क्रिप्चर का नाम है। ओके स्क्रिप्चर का नाम है, हमारे ग्रंथ का नाम है। ओके, तो किसने लिखा है? म्यूजिक स्कॉलर नारद ने लिखा है। कब लिखा है? 900 BC से पहले लिखा है। क्या है भाई उसमें? उसमें 19 वीणास है, वीणास के बारे में लिखा हुआ है, 19 वीणास। अभी ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, एंड 101 रिदम है जो आज भी यूजफुल है, उसके बारे में लिखा है। दैट्स इट, 2 ही सेंटेंस में हमारा बस इंट्रोडक्शन ही देखना है ना, तो इतना ही है। देन ये देखना हो तो मैं तो पहले देख लो, दिस इज रुद्र वीणा। तो ये रुद्र वीणा है, यहाँ रुद्र वीणा मतलब शिव जी की वीणा। शिव जी जब देखा है देवों के देव महादेव, पहली बार जब एंट्री होती है ना, तो ऐसी वीणा पकड़ के बैठे होते, गा रहे होते हैं, फिर सती माता उनके दर्शन करते हैं। सीरियल में ऐसे दिखाया गया है, वो बता रहा हूँ। तो ये रुद्र नाम शिव जी का है, रुद्र वीणा बोलते हैं उसे। ओके, देन नेक्स्ट सितार है, देन तानपुरा है। जैसे जस्ट लाइक आई थिंक कि जो नारद है वो तानपुरा बजाते हैं, टंग 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 ऐसे बजता रहता है। एंड देन दिस इज अ सारंगी। इट इज, जो वायलिन है वो वायलिन तब नहीं था, सारंगी का मॉडिफिकेशन करके 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 क्या आया है, बन गया है वायलिन। ओके, जैसे हम 9th में एक इंग्लिश में चैप्टर पढ़े थे, बिस्मिल्लाह खान वाला। ओके, तो वो क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उसमें हमें थोड़ी इंट्रोडक्शन दिखाई थी चैप्टर में कि भाई शहनाई आई कहाँ से। तो पहले तो ऐसे वो पुंगी बोलते थे उसे, पुंगी। तो वो जो राजा का जो दरबार होता है उसमें ऐसे पुंगी बजाते हैं, लेकिन वो राजा को बहुत ज़्यादा मतलब एनोइंग वॉइस लगता था, सिर फट जाता था। तो पूरे 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 उसका जो पूरा राज्य है उन्होंने बैन कर दिया था, किसी ने भी पुंगी बजाई तो मार डाली है, लाइक दैट। ओके, बैंड। फिर धीरे धीरे करके उसको, ये तो 9th की बात है, तुम लोग पढ़ के ही आए हो, वापस रिपीट नहीं करना है, ये तो सिर्फ यहाँ रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सितार है तो यहाँ पे ऐसे तार लगे हुए होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट, ये जो सारे गम पधनी हम 7 सुर देखे ना, तो 7 सुरों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स होंगे। तानपुरा है वो उसके यहाँ पे ऊपर हैंडल्स है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी तार्स होंगे, वायर्स, यहाँ पर भी वायर्स और यहाँ पर भी वायर्स होंगे। ये तो दिखने से ही पता चल रहा है कि सारंगी। ओके, आइडेंटिफाई करना पूछे तो हमें तो सब तरह से प्रिपेयर रहना है, एनसीईआरटी कर लो, सब कुछ आ गया अंदर। और रुद्र वीणा तो दोनों साइड है, ये जो नीचे ये राउंड पोर्शन है वो दोनों साइड हो तो वो रुद्र वीणा है। ओके, सो आइडेंटिफाई किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं संगीत रत्नाकर। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट पंडित सारंग देव। तो भाई पहला जो था M, दैट इज संगीत मकरंद। तो मकरंद दैट इज स्कॉलर, म्यूजिक स्कॉलर नारद। ओके, और अभी रत्नाकर, तो रत्नाकर के लिए कौन है? पंडित सारंग। ओके, सारंग देव साथ में है भाई, यहीं सारंगपुर महाराज की जय, सारंग देव। He lived in Daulatabad, that is Devgiri, so he was familiar with South and North Indian music. ये जो दौलताबाद है देवगिरी, that is in Maharashtra. Okay, and महाराष्ट्र जस्ट लाइक जैसे हम सेंटर में माने जाते हैं ना, वैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट गिने तो वेस्ट में, अदरवाइज नॉर्थ और साउथ की बात करें तो हम गुजरात महाराष्ट्र कहाँ माना जाएगा? गुजरात महाराष्ट्र MP बीच में माना जाएगा। तो दोनों मतलब साउथ का भी टच होता है और नॉर्थ का भी टच होता है। तो इसीलिए यहाँ के थे वो पंडित सारंग देव, कहाँ के थे?
देवगिरी और से दौलताबाद के थे। सो वो दोनों से फेमिलियर थे, जान पहचान थी उनकी दोनों म्यूजिक से, साउथ भी और नॉर्थ इंडियन भी। पंडित विष्णु नारायण भतखंडे, ओके, पंडित विष्णु नारायण भतखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक। ये एक मार्क में आ सकता है कि किसने बोला था और किसने कंफर्म किया है कि जो हमारी आर है, आर मतलब जो हमारे रत्नाकर, संगीत रत्नाकर जो है, जो स्क्रिप्चर का नाम है, म्यूजिक के ऊपर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक कोई हो तो वो है रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। वैसा किसने बोला था? तो वैसा बोला था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बोला था। ओके, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बोला था कि भाई म्यूजिक की बात चल रही है, संगीत रत्नाकर बेस्ट बुक है, वैसा बोला था। ओके, देन संगीत रत्नाकर इज बिलीव्ड टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। जितने भी म्यूजिक के एस्पेक्ट्स है तो ऐसा माना जाता है कि संगीत रत्नाकर में सारे ही एस्पेक्ट को कवर कर दिया गया है। ये समझ में आ गया, ये अंडरस्टैंड कर लिया तो म्यूजिक को तुम जियोगे। मतलब म्यूजिक विल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूजिक बट यू कैन लिव दैट म्यूजिक। जैसे अगेन 9th में वो एक स्टोरी थी ना, वही चैप्टर बिस्मिल्ला खान वाले चैप्टर में भी फर्स्ट पार्ट में वो थी इवलिन ग्लैनी की स्टोरी, जो डेफ थी, 11 साल में उसके सुनाई नहीं दे रहा था, तो डेफ थी फिर भी इतनी अच्छी म्यूजिशियन बनी, अभी जिंदा है ना वो, अभी भी शोज कर रही है। तो सोचो वो डेफ थी, सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी इतनी अच्छी म्यूजिशियन बनी और कितने करोड़ों, मतलब उसकी तुम फीस देखोगे एंड और कितने, अभी तो एज हो गई है, मोर देन 55 ईयर की एज हो गई है, बट कितने अवार्ड्स, कितना पूरा वर्ल्ड घुमा एंड ऑल, सब कुछ सबके लिए एक आइडॉल है। तो कैसे बने वो? लाइक दिस, अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे ही सारा ही नॉलेज अगर गेन कर लेना हो म्यूजिक के बारे में, इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा माना जाता है कि संगीत रत्नाकर जो है वो इनफ है। ये पढ़ लिया, ये समझ में आ गया दैट इट इज इतना यूनिक है अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के जितने भी एस्पेक्ट्स है सारे ही समझ में आ जाएंगे। किससे? संगीत रत्नाकर से। अगेन फिर से रिवीजन, संगीत मकरंद, मकरंद MN, देखो यहाँ पे भी एक क्लू है, M के बाद क्या आता है? N आता है, तो संगीत मकरंद ये क्या है? स्क्रिप्चर का नाम है। किसने किया था? लिखा किसने था? नारद, म्यूजिक स्कॉलर नारद ने लिखा था। तो MN हो गया, मकरंद और नारद। कब लिखा था? 900 BC से। क्या है उसमें? 19 मीनास के टाइप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है एंड 1001 राइम्स है, ये हमने देख लिया। फिर आया MRP बोला था, 3 स्क्रिप्चर्स के बारे में हमें देखना है। MRP, तो M खत्म, R के बाद क्या आता है? S, PQRS नहीं बोलते, तो R के बाद S आता है। तो R संगीत रत्नाकर, उसको किसने मतलब लिखा? तो उसको हम किसने लिखा? पंडित S आ गया, सारंग देव जी ने लिखा था। वो कहाँ? दौलताबाद के थे, इसलिए उनको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों टच मिल रहा था, दोनों को उनको सब आता था। ऐसा माना जाता है कि भाई, और ऐसा किसने बोला था कि भाई म्यूजिक के रिलेटेड कोई बेस्ट बुक हो तो वो है हमारी R, दैट इज दी संगीत रत्नाकर। तो ये विष्णु याद रखो, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बोला था। ओके, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, तो विष्णु नारायण भी वही है। ओके, और भात खा रहे हैं जैसे याद रखना हो वैसे रखो। सो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उन्होंने बोला था कि भाई बेस्ट बुक हो तो कौन सी है? संगीत रत्नाकर। ओके, नेक्स्ट एंड थर्ड वन, संगीत पारिजात। पारिजात एक्चुअली फ्लावर का नाम है, जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और से डिवाइन फ्लावर जो है वो है पारिजात। ओके, ये जो समुद्र मंथन की स्टोरी पता है? समुद्र मंथन देवता और राक्षसों के बीच में हुआ था, फिर जाके निकला था समुद्र मंथन करके विष निकला था, और शिव जी ने वो कोई लेने को तैयार ही नहीं है ना, देवता भी ऐसे घिस रहे हैं और राक्षस भी, तो बोले जो निकले वो बांट लेंगे। तो अभी विष निकला, कोई लेने को तैयार ही नहीं, बोले तुम लो, नहीं तुम लो, कोई लेने को तैयार नहीं। तो
संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष ले लिया, इसीलिए शिव जी को नीलकंठ महादेव बोलते हैं। तो जो नीलकंठेश्वर जाते हैं ना हम बैठने के लिए, तो वो नाम कहाँ से आया है, क्योंकि उन्होंने विष पिया था और विष पीने से उनका जो कंठ है, कंठ गला वो नीला हो गया था, ब्लू हो गया था जहर की वजह से। नीचे नहीं जाने दिया, यहीं पे रखा अपनी योग विद्या से, तो इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। ओके चलो, सो पारिजात के बारे में तो ये जो जब हो रहा था ना, क्या बोला अभी मैंने, समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे विष निकला था, ओके, अमृत निकला था, वैसे ही एक पारिजात वृक्ष निकला था। ओके, पारिजात फूलों का वृक्ष निकला था, बहुत ही ज्यादा डिवाइन। तो वो कहाँ है, देवताओं ने उसे लिया था, तो वो स्वर्ग में है। ये जो पारिजात वृक्ष है वो कहाँ पे है, स्वर्ग में। एक बार फिर है ना, जब कृष्ण जी की शादी हुई थी ना, तो रुक्मणी जी ने ऐसे जिद पकड़ ली थी, मुझे पारिजात वृक्ष ही चाहिए। बोले क्या बात कर रहे हो यार, अपने अपने घर का थोड़ी है वो स्वर्ग में है। तो वापस कृष्ण जी स्वर्ग में गए थे, इंद्र जी से, इंद्र देव के साथ लड़ाई करके वो वापस लेके आए थे। मतलब वापस लेके आए थे, मतलब गिफ्ट, एज ए गिफ्ट लेके आए थे, लो भाई ये चाहिए, तो वो भी एक बड़ी स्टोरी है। ओके, तो संगीत पारिजात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ओके, पंडित अहोबले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665। तो ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट मानी जाती है। 1665 को किसने लिखी थी, अहोबले। ओके, तो पंडित अहोबले ने लिखी थी 1665 में ऑन नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक। किसके लिए, नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक और लिखी थी। He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that ragas have their own individual identity and characteristics. तो उन्होंने सभी रागास के बारे में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी बताया गया है ये स्क्रिप्चर में, कि भाई सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज है। सारे रागास, ऐसा नहीं कि कोई भी राग गाओ कभी भी कुछ भी गाओ, नहीं, डेज के अकॉर्डिंगली, डे में जो टाइम है वो टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली, सीजन्स के अकॉर्डिंगली रागास गाए जाते हैं। तभी उसका फायदा मिलता है। गाना हो तो तुम कभी भी गा लो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर सीजन, सब कुछ देख के। जैसे कि हम, तुमने शायद तुम्हें पता हो, ना पता हो तो बताओ, कि जो हमारे जो म्यूजिक कंपोज, जैसे कि अर्जुना की हम बात करते हैं, तो जब बारिश लानी हो तो अर्जुन के पास मतलब वैसी विद्या आ गई है कि वो बारिश ला सकते हैं। ओके, भूकंप ला सकते हैं, बारिश ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं, जस्ट बाय दी नॉलेज। दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। ये भी नॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे म्यूजिशियन हो गए हैं इंडिया में। वैसे वो प्ले की बात नहीं है, ओरिजिनली ऐसे हो गए हैं जो गाना गा के, रागा गा कर बारिश ला देते हैं। ओके, राग गाते हैं और बारिश आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागाज है, तो वो राग गाते हैं और बारिश हो जाती है। जस्ट रिसेंटली मुझे पता चला था, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागाज है ना, दे आर ऑल्सो लिविंग। ओके, रागाज भी लिविंग है। जैसे हम हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली हम मून को नहीं मानते, मून गॉड, चंद्रमा नहीं मानते, सूर्य देव नहीं मानते, हम पूजा नहीं करते, वैसे ही ये जो रागा है वो भी लिविंग है। ओके, ये तो मुझे पता चला इसलिए तुम्हें बता दिया। चलो, ही हैज डिस्क्राइब्ड 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स। तो भाई उन्होंने 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स को डिस्क्राइब किया था। किसने, पंडित अहोबले ने। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने नालंदा विद्यापीठ को पूरी की पूरी बर्न कर दी थी, एग्जॉस्ट कर दी थी। अभी ये सारी स्टोरी में बताते जाऊंगा तो कहाँ पहुंचेंगे हम फिर। हाँ, हो गए सारे, अब सारे आंसर चेक कर लो। और जो ना है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल किया है नहीं? हाँ सर, वो भी किया। हाँ, तो देख लो सारे एग्जाम्पल्स। देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टैलेंटेड अमीर खुसरो, ओके, अमीर खुसरो वाज वेरी फेमस। तो कौन ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस था अमीर खुसरो। जब मैं म्यूजिक करता था तो इनके बारे में मैंने बहुत शॉर्ट नोट लिखी थी। ओके,
क्योंकि मेरे 10th में मैंने लिया था म्यूजिक एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे तुम्हें होता है ना, हिंदी होता है, किसी का संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है। तो हमारे टाइम पे मैं 5th क्लास से म्यूजिक सीखता था, 5th to 10 5 साल म्यूजिक ऑफिशियल ना, क्लासिकल एंड फोक। तो क्लासिकल म्यूजिक आई हैव स्टडीड फॉर से 5 years। ओके, तो इसीलिए 10th में मैंने लिया था स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छे मार्क्स आ गए थे, 98 आ गए थे, मस्त मार्क्स, परसेंटेज बढ़ गए। ओके, सो इनके बारे में बहुत शॉर्ट नोट ऐसे रट्टा ही मार लो, पूछी जाती है लाइक दैट। ओके, अमीर खुसरो कब? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, वाज वेरी फेमस ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री। ही वाज नोन एज तूतिए हिंद। ओके, तूतिए हिंद मतलब क्या? पैरोट ऑफ इंडिया। एक मार्क में पूछा जा सकता है कौन वेल नोन है, किसको बोला जाता है तूतिए हिंद? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अमीर खुसरो को बोला जाता है तूतिए हिंद और से पैरोट ऑफ इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन 15th and 16th century। भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट है ना, बहुत ज्यादा भक्ति, जैसे नहीं अभी तुमने जैसे इस्कॉन को देखा होगा, हरे कृष्ण कृष्ण, नाचते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। और से सारे ही जो हमारे भक्ति में है, जैसे कि मीराबाई है, फिर नरसिंह मेहता है, गुजरात की बात करो तो मीराबाई, नरसिंह मेहता। ओके, ये जितने भी भक्ति में थे, मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि मीराबाई को कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे। सोचो कृष्ण जी कब थे और मीराबाई अभी थे, आज से 400 500 600 साल पहले थे। ओके, इतना दूर भी नहीं, नजदीकी थे, यही 15th-16th सेंचुरी में। सोचो अभी दर्शन दिए थे कृष्ण जी ने। ओके, कितने, मतलब मीराबाई है, देन अभी क्या नाम बोला मैं, नरसिंह मेहता है। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, सबको दर्शन दिए थे। तुलसीदास जी जिसने हनुमान चालीसा लिखी हुई है, ऐसा माना जाता है उन्होंने इतना डीप स्टडी किया हनुमान चालीसा, रामचरितमानस पे इतना डीप स्टडी किया, हनुमान जी के आशीर्वाद उनको मिले, तब जाके वो इसकी रचना कर पाए। तो ये बहुत, हनुमान चालीसा और वो तुलसीदास जी ने लिखा, तो कोई ऐसा नहीं कि हनुमान जी के टाइम पे लिखा था, वो तो उसको तो कितने सालों हो गए, हजारों साल हो गए, तब लिखी थी हनुमान चालीसा, ऐसा नहीं है, लिखी अभी थी, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिए, उनको दर्शन दिए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ओके, बहुत सारी स्टोरीज। वो एक तो वो अंधभक्त भी थे, अंधभक्त सूरदास कृष्ण जी के भक्त थे। बहुत ही एक छोटा सा, बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन एक छोटे से डायलॉग में बता दूँ तो, लेकिन डायलॉग में मज़ा नहीं आती, लेकिन ऐसे पूरा स्टोरी देखे ना तो मज़ा आती है। हाँ बोलो। क्वेश्चन टू आखो राइट છે, ક્વેશ્ચન 1 પણ રાઈટ છે, 5th અને 6th। हाँ तो करो, પછી 5th ને 6th ચાલુ કરો, પહેલા રોંગ શું છે આઈડેન્ટિફાઈ કરો અને પછી સ્ટાર્ટ કરો। સર એમાં છે ને પેલું જે પ્રોડક્ટ ઓફ સમ હતું ને સમ પ્રોડક્ટ તેમાં। हाँ तो એ હમણાં તો જોયું આલ્ફા પ્લસ બીટા અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા વાળું, બે રીતે તો કરીને બતાવ્યું તને મેં કે એની વેલ્યુ નીચેનું ને એટલે સર ઉપરનું તો પેલું રાઈટ છે પણ નીચે हाँ तो करो, फरीथी करो, बस आखो न्यूमेरिकल ज फरीथी करो, ये जे खोटो पड़ियो है। चलो, सो हाँ, तो वो सूरदास की बात कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देखो ये सारे नाम है ही रे में, क्या ऐसे ही देखो 15th सेंचुरी में भक्ति ट्रेडिशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो अभी आ गए ना सब। भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, भक्ति संगीत ऑफ व्हाट, ऑफ हुम, चैतन्य महाप्रभु। जैसे ये जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन जो हम बोलते हैं, ये जो गाते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ पे मंदिर बन रहा है, झगड़िया रोड पे हम गुमान देव जाए ना, वहाँ पे बन रहा है, अभी है नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऑलरेडी है इस्कॉन। अहमदाबाद में है, सूरत में है, बेंगलोर में, दिल्ली में बड़े बड़े इस्कॉन टेम्पल है। जैसे कि हमारे अक्षरधाम BAPA स्वामीनारायण टेम्पल्स कैसे बड़े बड़े हैं, वैसे इस्कॉन के भी बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। सो इस्कॉन जो है उसकी स्थापना इन्होंने की थी, चैतन्य महाप्रभु ने की। और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे के पूरे सोचो अभी फॉरेन में कितने, इंडिया से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन से ज़्यादा तो नहीं होंगे, बट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन थिंक लाइक दैट कि इंडियन से ज़्यादा तो उन्होंने फॉरेनर्स को पूरा जादू दिखा दिया कृष्ण भगवान का। ओके, इतने फॉरेनर्स अभी गाते हैं कंटिन्यूअसली, पूरी की पूरी भक्ति में है वो लोग। ओके, उनका खाना पीना चेंज हो गया है, वहाँ रहकर
वहाँ रहकर उनका खाना पीना, कपड़ा, रहन सहन, कल्चर, वो कल्चर में बड़े हुए, लेकिन अब वो टोटली चेंज हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। देन कबीर, सेंट कबीर, ओके, कबीर वर्ड जो हम बोलते हैं वही कबीर जी है, ओके। देन तुलसीदास जी, हनुमान चालीसा जिन्होंने बनाई है, मीराबाई जैसे अभी मैंने बताया, नरसिंह मेहता, एक्सेट्रा वाज वेरी फेमस। द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, डिसाइपल्स मतलब शिष्य, किसके शिष्य? स्वामी हरिदास, बैजू बावरा जिसको बोला जाता है बैजनाथ भी, एंड तानसेन एंड दी ड्यूएट गर्ल, ड्यूएट गर्ल मतलब जुड़वा थी वो, उनका नाम क्या था? ताना एंड रीली, आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। तो भाई ऐसा अगर तुम्हें पूछे कि भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 15th-16th सेंचुरी में। भाई भक्ति मूवमेंट के थोड़े गिने चुने अच्छे नाम बताओ। चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुलसीदास, ये कबीर। देन किनके डिसाइपल्स, बहुत ज्यादा किनके डिसाइपल्स को कहा जाता है कि वो ज्वेल्स ऑफ इंडिया है? तो किनके डिसाइपल्स? स्वामी हरिदास। डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन एंड ड्यूएट गर्ल तानारीरी, ओके। तो ये जो है आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। समझ में आया? ओके, तो नाम याद रखना, डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन एंड ड्यूएट गर्ल तानारीरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स। कौन वेल नोन है? कौन वेल नोन है एज अ ज्वेल्स ऑफ इंडिया? तो इनका नाम लिखना। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। अब ये हमने संगीत की बात की, अब हम बात करते हैं किसकी? डांस की। 3 अभी अच्छे से याद रहेंगे ना MRP, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात, ओके। आगे किसने लिखा था पारिजात? पंडित अहोबले, ओके। चलो आर्ट ऑफ डांस, तो भाई अब डांस की बात करते हैं। तो डांस इंडिया डांस, ओके। चलो आर्ट ऑफ डांस, द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। संस्कृत वर्ड है कौन सा? नृत्य, उसके ऊपर से नृत्य वर्ड आया है और उसको इंग्लिश में हम डांस बोलते हैं। डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग द ब्यूटी। तो भाई एक ये मीडियम है रियलाइजिंग द ब्यूटी, सब कुछ मीडियम ही है रियलाइजिंग द ब्यूटी। जैसे कि भाई नेचर इतना ब्यूटीफुल है तो किसी ने गा दिया तो पोएट बन गई, ओके। तो एक मीडियम है, पोएट्री एक मीडियम बन गया ये जो नेचर की ब्यूटीफुलनेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। किसी ने ड्राइंग बना दिया, पेंटर, नेचर ने ऐसे पेंटर अच्छे से ड्राइंग बना दिया नेचर का, तो भाई ये भी क्या बन गए? एक मीडियम बन गए, पेंटर एक मीडियम बन गए जस्ट टू डिस्क्राइब द ब्यूटी। किसी ने गा दिया, किसी ने पेंट कर दिया, अब किसी ने सपोज डांस कर लिया, ओके, कि भाई पर्टिकुलरली कैसे कैसे डांस फॉर्म को रियलाइजिंग द ब्यूटी। अब किसकी? सिर्फ नेचर की नहीं, नेचर की ब्यूटी से ह्यूमन और से ह्यूमन बीइंग की ब्यूटी और से पर्टिकुलरली फीमेल्स की ब्यूटी। मेल्स भी डांस करते हैं बट शास्त्रीय संगीत में अगर हम देखें तो ज्यादातर, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ पार्शियलिटी है नहीं, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स ये पर्टिकुलर आर्ट में देखी जाती है डांस फॉर्म में, ओके। शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ। तो रियलाइजिंग द ब्यूटी विथ ताल एंड लया। तो देखो पहले मैंने बताया था ना, लयबद्ध तालबद्ध, तो लिखा हुआ था ना 3 चीज थी, लयबद्ध तालबद्ध एंड नहीं, इंग्लिश में क्या था? वो तो था रिदम एंड हार्मनी, और भी एक था ट्यून रिदम एंड हार्मनी, बोला था ना, याद आया आ गया ना? हाँ, ट्यून रिदम एंड हार्मनी। सो देखो लिखा हुआ ही है ताल एंड से लया। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द एस्थेटिक जॉय, एस्थेटिक जॉय मतलब से परमानंद। देखो तुम कभी परमानंद एकदम मतलब एकदम आनंद में हो, आनंद में ऐसे कोई भी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो, फुल ऑफ जॉय, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसे क्या व्हाटएवर, सो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फुल ऑफ जॉय। अभी तुम कोई भी एक्टिविटी करो, गाओ तो तुम अपने ही मजे में हो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, डांस कर रहे हो अपने ही मजे में, फुल ऑफ जॉय, उसको बोलते हैं एस्थेटिक जॉय। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ
तो मज़े से पढ़ा रहा हूँ, कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, कैसा लग रहा है, ये वो कुछ नहीं, मैं बस एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि ये नॉलेज है, ले लो ले लो। और तुम सपोज तुम भी एस्थेटिक जो है, हाँ ये भी है ये भी है, बस लेते रहो, कुछ दूसरे कुछ सोचना नहीं है। कोई भी चीज़ में तुम 100% इन्वॉल्व हो जाओ तो तब जो हमें खुशी मिलती है उसको बोलते हैं एस्थेटिक जॉय। लेकिन पूरा 100% उसमें घुसना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ फिर दिमाग में आएगा, कुछ दिखेगा, कुछ सुनाई देगा हमें, उसके अलावा कुछ सुनाई देगा, उसके अलावा कुछ दिखाई देगा, उसके अलावा कोई थॉट आएगी। ऐसा हो सकता है, होता है। वो प्रैक्टिस से ऐसा हो जाता है कि वो कुछ आए ही ना। ओके, और तुम जो कर रहे हो 100% उसमें ही कर रहे हो, वो प्रैक्टिस से आता है। वो प्रैक्टिस करो, वो लाइफ टाइम वर्क है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है। ओके, चलो। शिवा the originator of dance is the lord of dance. Okay, so भाई जैसे कि 5 रागास थे, कौन थे 5 रागा का नाम बताओ चलो। श्री, सही। हाँ ट्राई करो। हिंडोले, दीपक, श्री, दीपक, हिंडोले, मेघ, भैरवी। ओके, हाँ। तो ये जो 5 रागास थे, शिवजी थे ओरिजिनेटर। वैसे ही डांस के ओरिजिनेटर भी कौन है? शिवजी है। ये कोई पोज नहीं है, ये नटराज की मूर्ति है। शिवजी को नटराज बोला जाता है। बहुत पुराने, बहुत सारे घरों में भी तुमने देखी होगी, कॉपर की स्टैचू होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी भी होती है। एंड इट्स नॉट लाइक से कुछ पुरानी चीज़, एंशियंट पीस रख के रख दिया है, उसको वर्शिप करना पड़ता है। इट इज द लॉर्ड ऑफ डांस। ओके, सारी ही कला के लॉर्ड हैं शिव जी। ओके, हाँ। शिवा इज देयरफॉर आल्सो सेड टू बी नटराज। ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये डांस और वो सब तो स्वर्ग लोक में थी। लिखा है क्या? said he was bring down music heaven लिखा हुआ है एक्चुअली। टोटल जैसे लोकास बोलते हैं ना, लोक और से लोकास, इंग्लिश में लोकास और गुजराती में से लोक। तो दैट इज, इट इज बिलीव्ड दैट त्रिलोक इज देयर। त्रिलोक मतलब कि ऊपर सपोज स्वर्ग लोक, अभी से मृत्यु लोक, और से नीचे अर्थ के ऊपर, नीचे और बीच की बात नहीं चल रही है। जस्ट ऐसा समझ लो कि भाई ये पूरा का पूरा जो हम अर्थ को देख रहे हैं तो दैट इज मिडल में है, मध्य लोक में जो हम हैं वो अर्थ मृत्यु लोक भी बोलते हैं जिसे, क्योंकि यहाँ के लोग मर जाते हैं। ओके, फिर नीचे है पाताल लोक, ऊपर है स्वर्ग लोक, वैसे 3 लोक। तो भाई ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग लोक से ये डांस और वो सब कहाँ होता था? स्वर्ग लोक में होता था। तो वो ही तो गॉड है। ओके, वही ओरिजिनेटर है। तो शिवा, लॉर्ड शिवा ब्रिंग दिस डांस फॉर्म फ्रॉम स्वर्ग और से फ्रॉम हेवन टू दी अर्थ। क्यों? यहाँ के लोगों को भी सिखाने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं ना कि भाई शिव जी तो कैलाश पे रहते हैं। यही कैलाश एकदम अलग नहीं है, देखो बाकी सारे लोग अलग हैं, कैलाश होके भी अलग है पृथ्वी लोक पे, लेकिन रीचेबल नहीं है। ओके, कोई वहाँ जा नहीं सकता। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसमें फिट हो जाए तो जा सकते हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ही वॉज, हाँ तो ये देखा हमने, इंडिया हैज वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस। भाई ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस की वाइड वेराइटीज है। अब इनके बारे में हमें धीरे धीरे करके सब कुछ डिटेल में समझना है। जैसे हमने 3 स्क्रिप्चर्स ऑफ म्यूजिक के बारे में समझा, मकरंद, रत्नाकर एंड पारिजात के बारे में, वैसे ही डांस फॉर्म के बारे में देखना है। एक है भरतनाट्यम, एक है कुचिपुड़ी, एक है कथक, एक है कथकली, एक है ओडिसी और एक है मणिपुरी। इसमें से सारा ही हमें गिवन है। ओडिसी के बारे में हमें गिवन नहीं है, तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है। बाकी सबकी डेफिनेशन, और से डेफिनेशन नहीं, शॉर्ट नोट और 1-1 मार्क के या 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम। हो गया? जितने भी डाउट्स थे सारे हो गए, गलत हुए वो हो गए। ओके, तो अब चैप्टर 3 स्टार्ट करो।
जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स वो स्टार्ट करो चैप्टर 3 के। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम। ये जो फोटोग्राफ है दैट इज द फोटोग्राफ ऑफ भरतनाट्यम का पोज है ये, मतलब ये डांस कर रहे हैं लाइक दैट। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव्ड टू बी तेंजोर, अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। बहुत ही भव्य एक मंदिर भी है तेंजोर में। ओके सो ये कहाँ से हुआ स्टार्ट, कहाँ से भरतनाट्यम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ माना जाता है? तेंजोर से। डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट? स्टेट तमिलनाडु, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट तेंजोर, वहां से ओरिजिनेट हुआ ऐसा माना जाता है। देन देयर आर 2 बुक्स, 2 बुक है नाट्य शास्त्र, 2 बुक्स नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदीकेश्वर, विच आर दी ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ भरतनाट्यम। तो ये भी एक मार्क में आ सकता है कि कौन सी 2 बुक है जिसको सोर्सेस ऑफ भरतनाट्यम माना जाता है। तो एक बुक का नाम है नाट्य शास्त्र और दूसरी बुक का नाम है अभिनव दर्पण। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने, और अभिनव दर्पण किसने लिखा है? नंदीकेश्वर ने। बहुत सारे नाम्स हैं, याद रखने पड़ेंगे। ओके Which are the original sources? Okay. Apart from Gopi Krishna and Mrinalini Sarabhai, किसके? गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई। ये मृणालिनी साराभाई कौन है पता है? ये नाम सुना है साराभाई? कौन? સાંભળેલું છે? डॉक्टर विक्रम साराभाई की वाइफ, उनका नाम है मृणालिनी साराभाई। ओके जो जिनकी वजह से इतने सारे हमारे स्पेस मिशन कामयाब हुए हैं वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। मतलब एक पूरी की पूरी हमारी आर्मी थी। मतलब तुम बोल सकते हो कि सबसे पहले अगर कोई है जिन्होंने बहुत ज़्यादा साइंस में इनपुट दे दिया हो, वी कैन से नॉट आफ्टर द इंडिपेंडेंस बट वो हमने इम्पोर्टेंस दिया हो आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो पहले से ही है उनका जो इंडिया के प्रति जो उन्होंने पेट्रियोटिज्म की भावना से जो इंडिया को दिया है वो तो है ही। एक है डॉक्टर होमी भाभा। ओके उनको ओरिजिनेटर और से फादर ऑफ आवर न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं डॉक्टर होमी भाभा। होमी भाभा के बाद इनका नाम आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये बहुत ही 2 बड़े नाम हैं जिनकी वजह से आज साइंस, पर्टिकुलरली साइंस में भी कौन सा, न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस में जो हमारे मिशंस है, ये 2 जगह पर इसरो में जितनी सक्सेस मिली है, ये 2 जगह पर जितनी भी सक्सेस मिली है ड्यू टू दिस 2 लेजेंड्स डॉक्टर होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई। हाँ बाकी बहुत सारे हैं। सबसे पहला नाम तो हमारे मिसाइल मैन का आता है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के स्टूडेंट माने जाते हैं। ओके माने जाते हैं मतलब उनके अंडर में काम कर रहे थे। अब्दुल कलाम जी भी उनके अंडर में काम कर रहे थे, विक्रम साराभाई के अंडर में। सो उनकी वाइफ है ये मृणालिनी साराभाई। दी एक्ट्रेस लाइक एक्ट्रेस, ये पहले के टाइम की एक्ट्रेस है, वैजंती माला एंड हेमा मालिनी। हेमा मालिनी मतलब धर्मेंद्र की वाइफ। ओके मतलब सनी देओल की मम्मी। हाँ सो इनको माना जाता है कंसिडर्ड टू बी दी प्रिजर्वर्स ऑफ दी हेरिटेज। कि भाई ये जो भरतनाट्यम है ये भरतनाट्यम का प्रिजर्व किया, मतलब संभाला और दुनिया में फैलाया कि इंडिया के पास ऐसा कल्चर है। वो कौन है? तो 4 नाम तुम्हें याद रखने हैं। एक है वैजंती माला एंड हेमा मालिनी, ये दोनों क्या है? एक्ट्रेसेस है। ओके मतलब जो सिनेमा में काम करती थी, वैजंती माला एंड हेमा मालिनी। और ये तो प्रॉपर डांसर ही थे, कौन? गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई। अंडरस्टूड? तो ये 4 नाम अगर एक मार्क में पूछ ले कि भाई किन्होंने प्रिजर्व किया है, यही आएगा ना सभी डांस ग्रुप में कि भाई किसने ढूंढा, कहाँ ढूंढा, किसने प्रिजर्व किया। ये 3 क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, तो ये अच्छे से याद रखने हैं। तो याद रह गया पक्का? तमिलनाडु में था तो तमिलनाडु के लोग ही ये डांस ज़्यादा करेंगे। तेंजोर तमिलनाडु तो वहाँ ही ज़्यादा करेंगे।
वैसा ही है ऑब्वियसली। जैसे हम अभी कुचिपुड़ी देखेंगे तो सभी डांस फॉर्म पर्टिकुलर रीजन से आते हैं। ओके, तो जो रीजन से आ रहे हैं वहां के लोग वो ज्यादा कर रहे होंगे, सिंपल है। ओके, जैसे कि गरबा हम ज्यादा करते हैं। ओके, तो रास गरबा और रास वापस सपोज गोकुल मथुरा वृंदावन वहां ज्यादा करते हैं। क्यों भाई, रिसोर्स ही वहां पे थे, कृष्ण जी राधा जी वहां थे, तो फिर वहीं ज्यादा होगा ना, लाइक दैट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम completed, now next कुचिपुड़ी। This style of dance was created in the 15th century। 15th century में क्रिएट किया गया। It is mostly based on the descriptions of the woman's beauty। भाई कुचिपुड़ी क्या है, woman's beauty का डिस्क्रिप्शन है, मतलब कितने अच्छे वे में डांस से एक्सप्रेस कर रहे हैं वुमन की ब्यूटी को। वुमन की ब्यूटी में पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऐसे पोज देकर, आंखों के पोज देकर, तो आंखों के ऐसे 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 करके हिलाएंगे तो सबका अट्रैक्शन आंखों पे ही जाएगा। ओके, हाथों को ऐसे 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 करके हिलाएंगे तो सब, अब मुंह पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसे ही सीधे खड़े, लेकिन हाथों को ऐसे हिला रहे हैं तो सब लोग कहाँ देख रहे हैं, हाथों को ही देख रहे हैं। तो हाथ, उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने होंगे वो सब कुछ दिखेगा। तो वैसे वुमेन्स की ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कौन सा डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी। ओके, डिफरेंट पोजेज एंड जेस्चर्स। पोज नहीं देते हम फोटो खींचाने के लिए, कैसे कैसे पोज देते हैं, या वो ओके, तो पोजेज, जेस्चर्स मतलब हाथों की मूवमेंट्स, जेस्चर्स। ओके, तो वो जेस्चर्स परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। वोवन मतलब एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड हो गया है। ओके, कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश। याद रखना, वो ज्वाइन द फॉलोइंग में भी आ सकता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये एंड से गुजरात, गोकुल मथुरा वृंदावन, और से आंध्र प्रदेश, तंजौर। तो लोकेशन वाइज कनेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ओके, तो वो तंजौर था, तमिलनाडु था। भरतनाट्यम दूसरा देख रहे हैं हम, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी के लिए कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ओके, गुरु प्रहलाद शर्मा। अब जैसे वहां 4 लोगों ने प्रिजर्व किया था, वैसे ही यहाँ पे भी प्रिजर्व किसने किया था, तो याद रखना है, गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा आर वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व्ड दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। तो ये 3 नाम याद रखने हैं। ओके, कौन कौन से, प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी एंड शोभा नायडू। तो ओके, ये 3 नाम है। तो मैं कुछ बनाने की ट्राई कर रहा था, जैसे कि PQRS, तो ऐसा ही कुछ, प्रहलाद शर्मा, शोभा नायडू, राजा रेड्डी, व्हाटएवर। ओके, तो वो उन्होंने प्रिजर्व किया था। नेक्स्ट, कथकली। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला। देखो अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, तमिलनाडु पे थे, फिर थोड़ा ऊपर आए आंध्र प्रदेश, अब वापस नीचे जा रहे हैं, लेकिन वेस्ट में नीचे जा रहे हैं, दैट इज केरला। ओके, मैप, जियोग्राफी का मैप तो पहले ही याद रख लो। ओके, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में हमें सिर्फ लोकेशन बाय केरला तो अच्छा यहाँ है, जम्मू कश्मीर अच्छा यहाँ है, मध्य प्रदेश अच्छा यहाँ, सब कुछ तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि है कहाँ पे ये इंडिया मैप के ऊपर। ओके, अच्छे से याद कर लो। दी वर्ड कथकली हैज बीन डिराइव्ड, वो एक दिन शायद मैंने भेजा था ना ग्रुप में, भेज दिया ना, तो देखना, वो सारे याद रख लो। The word Kathakali has been derived from the dramas based on the ancient epics Ramayana and Mahabharata and mixed dramas of Sanskrit and Malayalam। तो भाई किसके ऊपर बेस है, तो भाई रामायणा, महाभारता एंड जो वहाँ के जो ड्रामाज है संस्कृत और मलयालम, मलयालम मतलब वहाँ की लैंग्वेज है केरला की, तो संस्कृत मलयालम के बेस पे और उसके वहाँ के ड्रामाज, वो लैंग्वेज के बेस जो ड्रामाज है वो एट द सेम टाइम जो रामायण और महाभारत है, ये महाभारत हम यहाँ तक का लिखते हैं, ये ए लिखते हैं, फिर शिवजय में भी हम शिव लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे ए, साउथ इंडिया का कल्चर है ये, वहाँ पे लास्ट में ए लिखते हैं, और हम ए लिखे तो भी हम पढ़ते नहीं है, और अगर लिखा हुआ वो लोग शिव पढ़ेंगे, इनको हम क्या पढ़ेंगे, शिवा। गणेश लिखेंगे हम तो हम ऐसे लिखेंगे गणेश, और वो क्या लिखेंगे, ए। राम लिखेंगे हम तो हम क्या लिखेंगे, राम। लिखा रामा है, हम पढ़ते क्या है, राम, वो रामा ही पढ़ते हैं। ओके, थोड़ा बहुत
ये चेंजेस होते हैं, दैट इज ऑल्सो ब्यूटी। ओके, उस पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बार बताया था ना कि हाँ हम टी बोलते हैं ना, टी। ओके, प्रशांत, तो ये क्या है, प्रशांत। ओके, हम ऐसे लिखते हैं प्रशांत, वो टी के बाद एच भी लगाते हैं, तो हम एच लगाए तो हम पढ़ते क्या है, प्रशांत। ये थ नहीं है, वो त ही है, प्रशांत। थ जैसा होता ही नहीं मतलब हमारे में होता है। देखो हमारे रीजन वाइज भी हमारी ABCD में डिफरेंस है। ओके, मतलब जो मेन है वो तो है ही, लेकिन रीजनल वाइज भी डिफरेंस है, नॉट रिलीजन, रीजन वाइज, जगह। ओके, हाँ, तो द कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वेयर ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स। भाई यहाँ का जो कैरेक्टर्स है, मतलब जो लोग हैं जो ये डांस परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, कथकली, बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर्स, मतलब कपड़े पहनते हैं, और प्लेटेड मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं, डिफरेंट जो अभी हमने पहले पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट पढ़ा ना, तो जितने भी चीज़ें पढ़ी भाई, नीटिंग, वीविंग, ये वो सब कुछ उस पर किया गया होता है, इसलिए लिखा हुआ है प्लेटेड अटायर्स। We have to read their facial expression to recognizing the characteristics of the character। मतलब तुम्हें अंडरस्टैंड करना हो, क्योंकि रामायण, महाभारत और संस्कृत, मलयालम सब कुछ मिक्स करके वो डांस कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके एक्सप्रेशन से समझना पड़ेगा। ओ, ये शिव जी है, शायद शिव जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कृष्ण जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये राम जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हनुमान जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे पता करना है, उनके फेशियल, डांस से नहीं, वापस डांस से तो सही है, बट इतना हैवी होता है ना कि डांस तो तुम्हें थोड़ा ही दिखेगा। तुमने सपोज ये हमारे जो होते हैं ना तुम्हारी स्कूल में, फिर वो रैली आती है, ओके, तो 27 नवंबर को या दिसंबर को होती है, 27 दिसंबर के आसपास होती है, जो हम पूजा करते हैं ना, अयप्पा पूजा। ओके, तो उनकी अभी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन लास्ट ईयर अभी बड़ी हुई थी, लेकिन पहले तो बहुत ही ग्रैंड होता था, ग्रैंड एकदम, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली लाइन में आते हैं एलिफेंट्स। अभी तो एक ही होता है। ओके, पहले तो ऐसे लाइन में 4-5 और ऐसे डांस करते 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 एकदम भव्य निकलता है सब, उसमें डांस करते हैं, देखना हो तो देख लेना दिस ईयर। ओके, तो लेकिन अब ऐसा नहीं करते बहुत। ओके, जैसे लास्ट ईयर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे रोड पे से देखा था, पहले तो ऐसे होते थे, फॉर्म इतना बड़ा और फिर एक्सप्रेशन, दैट इज कथकली। तो हम उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता करना पड़ेगा। द क्राउन दे पुट ऑन इट इज वेरी आर्टिस्टिक। मुंगट, जो क्राउन पहनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और बहुत स्पेशल होता है, इतना बड़ा होता है वो भी। फोटोग्राफ नहीं की मैंने, हमने कैसे बताऊँ, वो तो मणिपुरी, वो चलो दिखाता हूँ। वो ऐसे वो ग्रीन कलर और रेड कलर जैसे पूरा मुंह पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके हंसते हैं। ओके, दैट इज कथकली। ये क्या है, बेलोस। इसको पढ़ा था, तुम्हें ही पढ़ाया था ना। कथकली, ऐसे पता चल गया। तो ये देखो अटायर, एकदम प्लेटेड अटायर होते हैं उनके, डिफरेंट टाइप से डेकोरेट। मुंगट भी देखो कितना स्पेसिफिक है। ओके, दैट इज स्पेसिफिक क्राउन। और फेशियल एक्सप्रेशन से हमें बताना है कि कौन से कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ में आया? ओके, तो ऐसे डांस करते थे, मतलब ऐसे दिखते थे, तो ऐसे जब भी ऐसे अटायर दिखे मतलब समझ जाना है कि कौन सा डांस कर रहे हैं, कथकली कर रहे हैं। So the character performs his or her dance with facial expression and poses of hands to introduce the characters of त्रिलोक। अभी जो मैंने बात की ना त्रिलोक की, that त्रिलोक, they come in front of the curtain with the light of earthen lamp only। वो आते हैं और
जो कर्टेन्स है, कर्टेन्स जैसे पर्दे गिरे और पर्दे से हटे और फिर पूरे के पूरे स्टेज पे सिर्फ एक दिया जल रहा होता है और सिर्फ एक दिए की लाइट में ही वो पूरा डांस होता है. दैट इज़ द स्पेशल फीचर्स. ये एक फीचर्स इसके ऊपर से ही याद आ गया. साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली केरला में जितने भी ट्रेडिशनल बहुत पुराने टेम्पल्स हैं वो सारे टेम्पल में रात को भी लाइट नहीं जलाई जाती, दिया ही जलाया जाता है. दिया, ओनली दिया, लैंप, अर्धन लैंप. अभी तुम्हें दिखे या ना दिखे, बट इतना ही, आर्टिफिशियल थिंग नहीं. ओके. मैं एक बार गया था, वो जो विष्णु जी की ऐसे सोते शयन प्रतिमा है ना, वो तुमने शायद स्टोरी सुनी होगी कि जहाँ पे 7 बड़े बड़े रूम्स हैं और इतना वेल्थ है, इतना वेल्थ है, इतना सोना वोना ज्वेलरी. पढ़ा है ये स्टोरी, पता है? वो जो टेम्पल है वो वहाँ की सारी अगर हम वेल्थ ले लें तो इंडिया इज द रिचेस्ट नाउ. फ्यूचर में नहीं, नाउ, राइट नाउ हम रिचेस्ट कंट्री बन जाए, अभी के अभी. तो थोड़े सालों पहले, थोड़े मतलब थोड़े ज़्यादा हो गए, 10 से ज़्यादा साल हो गए. तो ये जो 7 रूम्स है, ओके, वो 7 में से 6 रूम्स को गवर्नमेंट के ऑर्डर से ओपन किया गया था. सब में से इतना गोल्ड और ज्वेलरी और इतना निकला, मतलब क्योंकि वो टेम्पल को गिना ही नहीं. थोड़ा फटाफट करते हैं, हमें ये पढ़ना है. तो वो टेम्पल को हम उसमें नहीं गिनते. जैसे हम बहुत ज़्यादा जहाँ पे दान आता हो, चैरिटी आती हो, वो टेम्पल की बात करें तो हमारा तिरुपति बालाजी है, ओके, आंध्र प्रदेश में. देन शिरडी, ओके, साईं बाबा, वो फिर सिद्धि विनायक मुंबई, ओके. तो ये 2-3 टेम्पल जो है उसको मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा चैरिटी आती है, लोगों की श्रद्धा, लोग दान ज़्यादा देते हैं. यहाँ का कभी गिना ही नहीं. बोले कि भाई यहाँ गिनने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ पैसे वैसे तो छोड़ो, सिर्फ गोल्ड को ही देख ले हम सिर्फ. तो रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया नहीं, पूरा कंट्री ही रिचेस्ट है ऐसी पूरे वर्ल्ड में, इतना है. तो 7 में से 6 जो रूम्स है वो ओपन कर दिए हैं और 7th वाला रूम अभी भी क्लोज्ड है. उसमें जो भी है वो अभी भी अंदर ही है. और वो खोलने जा रहे थे तो दे फेल्ट समथिंग मिस्टीरियस, जो ऑफिसर्स थे, और उनको समझ में नहीं आया, डर लगा. और ऐसा माना जाता है कि वहाँ अंदर की साइड पे, बाहर तो ड्रॉ किए हुए हैं और अंदर की साइड पे ओरिजिनली जो विष्णु जी जिस पे शयन करते हैं, क्या बोलते हैं, शेषनाग, ओके. तो 2 कोबराज है, वो रूम की रखवाली करते हैं, किसी को खोलने नहीं देते और वो कभी खुलता ही नहीं है. और धार्मिक मान्यता के अकॉर्डिंग भी वो बोले 6 तो खोल दिए, अब आप क्या करना है अब. तो फिर गवर्नमेंट ने बोला अच्छा रहने दो. तो 7th वाला जो रूम है अभी तक खुला नहीं है. और ऐसा माना जाता है कि उसमें क्योंकि 6 में से ही इतना निकला है, एक से ज़्यादा दूसरे में निकला, दूसरे से ज़्यादा तीसरे में निकला. तो अभी तो ऐसा माना जाता है कि इसमें इतना अनलिमिटेड वेल्थ मिलेगा क्योंकि वो टाइम से स्टोर्ड है सब. कितना पुराना टेम्पल है, कितना पुराना, वो टाइम से सब स्टोर्ड है. तो वो टेम्पल में गया था. ये स्टोरी कैसे याद आई, यहाँ ये बात से याद आई कि वो टेम्पल में मैं गया था. इतने बड़े ऐसे शयन प्रतिमा में विष्णु जी है, इतने बड़े हैं. ये हमारा जो ट्यूशन क्लास का रूम है, वैसे 3 रूम्स कंसिडर कर लो, यहाँ से लेके वो सामने वाला घर, ये पूरा ऐसे कर लो. उतना बड़ा, उतने बड़े टेम्पल में विष्णु जी ऐसे सोए हुए हैं. तो तुम जैसे यहाँ से दर्शन करने आओ और तुम दर्शन करो तो सिर्फ मुंह ही दिखेगा यहाँ तक का, चेस्ट पार्ट तक. फिर वहां से बाहर निकलो वो गेट में से, भी दूसरे गेट में आओ तो सिर्फ हाफ पोर्शन दिखेगा, बाकी का हाफ. वहां वो दर्शन करके जाओ, फिर 3rd गेट में से आओ, तब जाके रिमेनिंग पार्ट दिखेगा. इतने बड़े, ओके. एंड मैं तो पहले गया ना, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, कुछ भी दिखा ही नहीं. ऐसे तो ऐसे 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 खत्म जय खत्म. ऐसे क्यों, कुछ दिखे तो कुछ भी नहीं दिखे. ऐसा वहाँ भी हुआ था मेरे साथ, अंबाजी, वो डिफरेंट स्टोरी है. तो यहाँ पे दिखे हमको, अब कहाँ क्या कुछ
हमें थोड़ी पता कि ऐसे, पहले जब गया तब तो ये भी नहीं पता था कि ऐसे सो रहे हैं, लगा कि खड़े ही होंगे। हर जगह तो कृष्ण जी खड़े ही होते हैं, विष्णु जी भी खड़े होते हैं, सो रहे थे। शयन प्रतिमा है उनकी, वो जो अभी अभी जो एकादशी गई ना, तो वो देव शयनी एकादशी थी, मतलब विष्णु जी सो जाते हैं 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। ओके, तो वो 4 चतुर्मास नहीं बोलते, चतुर्मास, 4 मंथ के लिए सो जाते हैं। ओके, तो 4 मंथ हो गए ना, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर। तो अक्टूबर में दिवाली, नवंबर में जो हम देव दिवाली बोलते हैं, तब वापस देव उठी एकादशी होती है, मतलब उठ जाते हैं। तो वो जो शयन वाली वो पूरी की पूरी विष्णु जी वहाँ वो फॉर्म में है शयन का, तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर विथ गॉड ग्रेस मैंने बोला कि वही जाना पड़ेगा, कुछ भी करके जाना पड़ेगा, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं है। वो तो क्या कर रहा था तू, मेरे तो दोस्त लोग क्या कर रहा था, अंदर जाके इतना टाइम लगाया, देखा ही नहीं कुछ दिखे तो ना, सब अंधेरा अंधेरा अंधेरा। क्यों अंधेरा? ओनली अ लैम्प इज देयर इन दैट, एक ही लैम्प, एक ही दिया। सोचो इतने बड़े रूम में एक ही दिया है। तो मुझे दिखा, पहले गेट में तो कुछ नहीं दिखा, दूसरे गेट में दिया दिखा, वहाँ यहाँ नाभि के पास दिया था, तीसरे गेट में भी ऐसे थोड़े ये अंगूठा दिख रहा है, हाँ दिखा। सेकंड टाइम गया और उन लोग ने बताया, दोस्त लोगों ने, वे ऐसे देखना, देखो पहले मुंह दिखेगा, फिर हाथ दिखेगा, नीचे शिवलिंग भी दिखेगा, दूसरे में ये पार्ट दिखेगा, तीसरे में पैर दिखेंगे, और वैसा तू पहले से डिसाइड करके जाए कि ये दिखने वाला है। फिर जाके वो देखा, तब पता चला, हाँ दिखा, तब जाके वो लगा कि दर्शन तो हो गए, लाइक दैट। तो इतना हमारा कल्चर, इतना मतलब मैं तो इतना घुमा हूँ अकेले भी कि हर जगह कुछ ना कुछ स्टोरी है, हर जगह कुछ ना कुछ एडवेंचर स्टोरी होती ही जाती है। बट इट इज़ वेरी गुड। तुम्हें भी अगर मौका मिले तो देखना सब पूरे इंडिया का कल्चर। ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू विल फील प्राउड। ये पढ़ के ही जितना प्राउड हो रहा है, वो देख के तो और ज़्यादा प्राउड हो। चलो, हाँ, सो सिर्फ और सिर्फ अर्दन लैंप में परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे सिर्फ एक दिया जल रहा होता है और वहाँ डांस करते हैं। जैसे वहाँ के हर टेम्पल में रात के टाइम पे ऐसे लाइट वाइट नहीं जलाते, दिए ऐसा नहीं एक दिया, बहुत, जैसे तुम यहाँ भी देख सकते हो, तुम अयप्पा टेम्पल में जाओ, वहाँ पर नहीं है, लाइट नहीं है, अभी रात को जाना है, अभी अंधेरा हो जाए उसके बाद जाना, तो दर्शन करने हो ना तो सिर्फ दियाज ही है वहाँ पे। देखना, कभी जाना गए हो कभी, रात को जाने देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम केरला के हो तो ही जाने देंगे, प्रसाद भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे। ओके, तो रात को सिर्फ दिया देखना, अभी यहाँ पे जाके कभी टाइम मिले तो सिर्फ दियाज ही होते हैं, लाइट वाइट नहीं जलाना है। वहाँ के जितने भी टेम्पल्स है, सभी टेम्पल्स में ये रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, सिर्फ लैंप, मतलब आर्टिफिशियल लाइट नहीं। चलो, इन फ्रंट। ओके, पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाथोड़, हाँ वल्लाथोड़, वॉट एवर वी ट्राई टू प्रोनाउंस। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाथोड़ फाउंडेड कलामंडल कथकली, कलामंडल कथकली मतलब कलामंडलम। कृष्ण प्रसाद एंड शिवरमन एक्सेट्रा हैव अर्नड ग्रेट फेम इन द नेशन एंड द वर्ल्ड वाइड। जैसे उन्होंने बाकी सब ने प्रिजर्व किया, इसके पहले भी देखा, भरतनाट्यम में भी देखा, इनमें भी ये नाम याद रखने हैं हमें। ओके, सो पोएट ऑफ केरला कौन कौन थे? श्री वल्लाथोड़, कृष्ण प्रसाद एंड शिवरमन। ओके, उन्होंने वो 3 बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा नेशन में भी, वर्ल्ड वाइड में भी। और किसने कलामंडल को एस्टैब्लिश किया? तो पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाथोड़। याद रहा, बहुत सारे नाम याद रखने हैं, मुझे नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं है सारे याद। मुझे सब कुछ पता है एंड आई कैन एक्सप्लेन यू के क्या है आगे पीछे उसकी स्टोरी, आई कैन एक्सप्लेन दैट, बट ये सारे ही नाम मुझे याद नहीं है। मुझे मजा बहुत आती है पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में। पर्टिकुलरली कल्चर की बात कर रहा हूँ, जियोग्राफी सिविक्स उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं, बट पर्टिकुलरली ये कल्चर में भी जो इतना सब कुछ है, सारे नाम्स एंड ऑल, करंटली मुझे इतने सारे याद
नहीं है, तुम्हें याद करने हैं। ओके, तो ये था हमारा कथकली। ओके, और ये कितना है, हो जाएगा, चलो एक देख लेते हैं। सो कथकली। नेक्स्ट इज दी कथक डांस, कथकली और अभी कथक। द लाइन, ये लाइन पे से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। कौन सी लाइन? कथन करे सो कथक कहावे। ओके, कथन, कथन मतलब कहना। ओके, कथन कहे सो कथक कहावे इज रिलेटेड टू कथक डांस। तो भाई ये इस एक्सप्लेन, बस ये लिख दिया, कथन कहे करे सो कथन कहावे, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब पूरा ही लिख देना है। The Kathak dance narrates the life events and incidents of Lord Krishna। ये भी एक मन हो गया कि भाई लाइफ इवेंट्स, उनकी लाइफ में जैसे जैसे इवेंट्स हुए थे, भाई छोटे थे, थोड़ी नटखट शैतानियाँ भी की, चोरी की, मक्खन चोर। ओके, देन रासलीला की, देन बहुत सारे जो दानव है, ओके, उनको मारा, फिर मामा जी, कंस मामा जी को मारा, महाभारत में गीता उपदेश दिया, फिर रूल किया द्वारका में, सब कुछ। ये पूरी की पूरी इनकी लाइफस्टाइल को डांस के फॉर्म में दिखाना। ओके, दैट इज कथक। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट हैज डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति। ओके, वो कैसे कैसे डेवलप हुई? श्रृंगार भक्ति से। किनकी? वैष्णव कम्युनिटी। जो वैष्णव कम्युनिटी है, इसके पहले जो हमने बात की, भक्ति मूवमेंट्स की बात की थी ना 15th एंड 16th सेंचुरी में, और फिर हमने बात की कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस्कॉन के एस्टेब्लिश किया। तो उनके ही टाइम पे वैष्णव कम्युनिटी में श्रृंगार भक्ति, श्रृंगार मतलब इतना अच्छा श्रृंगार करते हैं भगवान का, तुम देखते, मतलब तुम थको ना, ऐसे देखते ही रहो, देखते ही रहो। जाना कभी तुम इस्कॉन टेम्पल में जाना, BAPS में भी बहुत ही बढ़िया श्रृंगार करते हैं। सो इस्कॉन टेम्पल में भी तुम जाओगे, राधा कृष्ण जी की जो, मतलब तुम्हारी आंखें हिलेगी नहीं क्या, ओ माय गॉड, कितना मतलब डिवाइन लगता है, डिवाइन। ओके, मतलब पैसे भी बहुत तुम्हें लगेगा कि यार बहुत कॉस्टली लग रहा है, सब कुछ ही पूरा का पूरा अटैयर। और ऐसा नहीं कि रोज इतना महंगा होगा तो एक महीने तक वही है, अरे हर दिन चेंज हो जाता है। तुम फॉलो करो सारंगपुर, सारंगपुर का तुम श्रृंगार देखोगे हनुमान जी का, एवरी डे चेंज, एवरी डे। और फ्रूट से भी इतना, मतलब कभी मतलब वो जो एप्पल से है, आम से है, लेमन से है, गुआवा से है, कितना कुछ। और अकॉर्डिंग टू दी फेस्टिवल, फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली उनका श्रृंगार। जैसे शिवरात्रि है तो तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं कि शिव जी है या हनुमान जी है, इतना खतरनाक मतलब उनको तैयार करते हैं। तो दैट इज दी श्रृंगार भक्ति, मतलब भगवान को ऐसा जस्ट लाइक ऐसे नहीं कि स्टैचू है और उनकी हम पूजा कर रहे हैं, भगवान ही है और उनकी पूजा करनी है। दैट इज भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग में भक्ति श्रृंगार। ओके, 4 मार्ग है, जैसे हमारे वो 4 युगास है ना, वैसे 4 मार्ग है। कौन कौन से? तो है भक्ति मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, फिर एक है ध्यान मार्ग, और एक है सांख्य योग, मतलब कि से यू कैन से कर्म मार्ग। ओके, ये 4 मार्ग है हमारे, ये चारों को फॉलो करना पड़ता है। धीरे 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 तुम्हें सब में उतरना पड़ेगा, तुम चाहो ना चाहो ये सब करना ही पड़ेगा। जैसे तुम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हो तो वो ध्यान मार्ग है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके तुम पढ़ रहे हो, अपने रीड्स कर रहे हो। अभी तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ लिया अच्छे से अपना 100% देकर, उसके बाद तुम्हारा काम है घर जाना, अच्छे से एन्जॉयमेंट, अच्छे से घर से सबसे बात करके फुल्ली सेटिस्फाइड होके खाना खाना, सब कुछ तुम अपने जो कर्माज है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ 100% दे के अकॉर्डिंग टू द धर्म, तो वो आ जाता है कर्म। और से सांख्य में ज्ञान, पर्टिकुलरली ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब मटेरियलिस्टिक ज्ञान है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज। डांस हो, सिंगिंग हो, साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट्स, कॉमर्स, सब कुछ वो मटेरियलिस्टिक। इस नॉलेज के भी 2 है पार्ट, एक है मटेरियलिस्टिक नॉलेज और एक है स्पिरिचुअल नॉलेज। कि भाई हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वो स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट रिलीजियस नॉलेज, वो अलग ही है। रिलीजियस नॉलेज मतलब क्या? रामायण महाभारत कैसे हुआ, कहाँ हुआ, श्लोका है तो श्लोका का मीनिंग क्या है, गीता के श्लोक है, श्लोक का मीनिंग क्या है, वो सब तुम समझ रहे हो,
दैट इज अगेन रिलीजियस, ओके। लेकिन स्पिरिचुअल मतलब यू आर नॉट इन द बॉन्डेज ऑफ से पर्टिकुलर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तुम स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई सब एक ही है, वो पर्सपेक्टिव से जब तुम रामायण भगवत गीता पढ़ोगे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बुक वही है लेकिन तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा, ओके। बुक वही है लेकिन नजरिया चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की बात, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हो? अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़ रहा, देखा। ठीक है, चलो। सो कहाँ गए? श्रृंगार भर्ती वैष्णव कम्युनिटी की स्टार्ट हुई 15-16 सेंचुरी में, तब ये कथक डांस ज्यादा फेमस हुआ। इन दिस स्टाइल ऑफ डांस, डांसर टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग एंड शोज द रेफरेंस ऑफ डांस। तो भाई इसमें क्या होता है, वन लेग पे घूमते हैं वो, जैसे कि ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे पूरे गोल गोल घुमा, वन लेग। और लेग में भी, वन लेग भी नहीं, लेग पे भी सिर्फ अंगूठा, धीरे धीरे करके। पहले लेग पे है तो गोल गोल घूमते, फिर धीरे 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 लेग में भी सिर्फ अंगूठा, अंगूठे के ऊपर गोल गोल गोल। तुम देखना, मैंने पता नहीं, मूवीज में तो देखा ही है। कृष्णा मूवी देखी है, वो बहुत पुरानी है, तुमने नहीं देखी होगी। बट ये भी एक डांस फॉर्म है जिसमें ऐसे डांस करते हैं। तो पर्टिकुलरली गर्ल्स ही होती है, फीमेल्स ही होती है, और उन्होंने ट्राउज़र, क्या बोलते हैं तुम लोग, क्या बोलते हो उसको, लेगिंग्स, ओके। तो लेगिंग्स पहना हुआ होता है, और ट्राउज़र इंग्लिश में ट्राउज़र भी बोलते हैं। लेगिंग्स पहना होता है और लेगिंग्स के ऊपर फ्रॉक, ये तिथि ने पहना है वैसे कि भाई लेगिंग्स है और उसके ऊपर सपोज फ्रॉक है, ओके, वैसा पहना हुआ होता है। एंड देन दे आर डांसिंग। फोटोग्राफ नहीं है, ढूंढना है। तो ये मतलब ये अटायर देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा है, कथक है। वो अटायर देख के, मुंगट देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, कथकली है, लाइक दैट। ये कहाँ गया? ये देखो सब लोग ऐसे पैरों पे ऊपर, ये देखो, देख लिया ना भाई, मुझे कपड़े दिखाने थे, देख लिया ना, लाइक दिस, ओके। फ्रॉक एंड नीचे तुम बोल सकते हो ट्राउजर और से लेगिंग्स, व्हाट एवर यू कॉल, ओके। सब ये देखो कितना बढ़िया है, इसमें सबने ऐसे ही पहना है, समझ में आया? ओके। तो देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा डांस फॉर्म है। तो ये है कथक। इन दिस स्टाइल द डांसर टर्न्स अराउंड वन लेग, एक ही लेग पे, और लेग में भी फिर अंगूठे पे। वो मैं तो तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तुम वन लेग लिख दो। एंड शोज रेफरेंस ऑफ डांस। वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स, नैरो क्या बोलते हैं उसे, जीन्स में बोलते हैं ना, वो पेंसिल जीन्स, ऐसे 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 भी बोलते हैं, पेंसिल ट्राउजर, पेंसिल जीन्स, मतलब ऐसे सीधे सीधे नहीं, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। एक होता है ना फ्लैट जीन्स होता है, एक नैरो जीन्स होता है, नैरो नहीं बोलते हम वैसे। अरे क्या खोल रहा है, रुको, जैसे ऐसे सीधे सीधे जीन्स है, और कोई जीन्स ऐसा होता है, ऐसे करके थोड़ा ऐसे ऐसे, पता है ना तुम, तो बोलो ना मुझे ड्रॉ करवा रहे हो, ओके। दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड कुमुदिनी लखिया, ओके। तो भाई यहाँ पर भी किन्होंने फेमस किया और पूरे वर्ल्ड वाइड प्रिजर्व करके रखा है इंडियन कल्चर को, पर्टिकुलरली कथक को। तो किनका नाम आता है, बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड कुमुदिनी लखिया। अंडरस्टूड, ओके। सो एक डांस फॉर्म बाकी है, एंड थोड़ा बहुत ड्रामेटिक आर्ट के बारे में हम देखेंगे। सो टुमारो आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ट्रेडिशनल डांस के बारे में कल देखना है हमें।
सो मोस्टली अगर हो, क्या लग रहा है हो जाएगा, टुमारो मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मणिपुरी डांस आए हैं, अंडरस्टूड? क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही? क्या हुआ, बोलो तो सही। तो भी हंस रहे हो तुम। ठीक है चलो।